हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए आज का जो वीडियो है देख लेते हैं। ये BECC 134 का है, ठीक है। और इसमें सिर्फ हम ले रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जो है। तो हम डायरेक्ट आते हैं आपके यूनिट 7 में, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कोई वक्र कोई वो बनाना पड़ेगा। मुद्रा स्फीति वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए मुद्रा स्फीति देख लेते हैं कि आखिर मुद्रा स्फीति जो है वो क्या है। इसके प्रकार और मापन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मुद्रा स्फीति के प्रकार देख लेंगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि आखिर ये चीजें हैं क्या। तो देखिए मुद्रा स्फीति क्या है। जैसे नाम से ही पता है कि जो मुद्रा स्फीति होती है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे डेली लाइफ को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो मुद्रा स्फीति का मतलब सरल शब्दों में यदि बोले तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, क्या बोलते हैं इसे, मुद्रा स्फीति। जिसे मुद्रा प्रसार भी बोलते हैं। याद करिएगा, रखिएगा, मुद्रा प्रसार। प्रसार का मतलब बढ़ना होता है। मुद्रा यानी जो पूंजी है, जो मनी है, जो पैसा है, जब वो बढ़ने लगता है, यानी महंगाई से संबंधित। तो सीधे आप कह सकते हैं महंगाई। महंगाई, मुद्रा स्फीति, मुद्रा प्रसार, तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन इससे आता है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है तो मुद्रा स्फीति होती है, मुद्रा प्रसार होता है। तो धन की आय के स्तर को देखते हुए एक परिवार एक दिए गए कीमत स्तर पर वस्तुओं के एक समूह को उपभोग कर सकता है। बोलते जितनी चादर उतना पैर पसारिए। तो जितनी हमारी इनकम होगी हम उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं, उतना जितना हमारा बजट होगा उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। और जब महंगाई होती है, वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, सेवाओं के दाम बढ़ते हैं, तो हाहाकार मचता है। बोलते हैं ना कि अरे कल तो सब्जी टमाटर ये रेट था, आज तो इतने आसमान बिल्कुल छूने लगा। प्याज ये रेट थी, आज इतने भाव में। तो यही होता है मुद्रा स्फीति, ठीक है। तो मुद्रा स्फीति के साथ कीमत स्तर बढ़ जाता है, जो पूर्वत आय के साथ यह परिवार पहले की तुलना में कम मात्रा में उपभोग कर पाता है। तो भाई किसी भी चीज के अचानक दाम बढ़ जाएंगे तो हम उसे खरीदना ही छोड़ देंगे। और जब हम खरीदना छोड़ देंगे तो हमारी जो आय है वो ऐसी की वैसे रखी रह जाएगी। मतलब वो यूज नहीं हुई, उपभोग नहीं कर पाए हम उसका, मतलब उपयोग नहीं कर पाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये मुद्रा स्फीति हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन आता है। मुद्रा स्फीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से आपको बता दूं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, राइट, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। अब मान लीजिए वैकल्पिक रूप से कि इस परिवार के उपभोग के पहले के स्तर को बनाए रखने के लिए अब अधिक धन की आवश्यकता है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, मतलब कि पहले की तुलना में कम उपभोग करता है परिवार। अब जो ये परिवार है अपने पैसे का, अपने आय का उपभोग कम करता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो महंगी चीजों को खरीद सके। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए परिवार की मासिक आय रुपए 100 रुपए है। एक व्यक्ति 100 रुपए महीने भर में कमाता है और एक वस्तु ए पर पूरी आय का उपभोग करता है। एक ही वस्तु मान लीजिए कोई है और उस पर वो पूरा आय जो 100 रुपए है वो खर्च कर देता है और कुछ भी नहीं बचाता है। 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए एक वस्तु पे खर्च कर देता है। तो यदि वस्तु ए की कीमत 4 रुपए है तो परिवार में एक महीने में ए की 25 इकाई का उपभोग होता है। अब समझिएगा, कोई जो वस्तु है जिस पर वो पूरी अपनी इनकम खत्म कर देता है, उसकी इनकम सिर्फ 100 रुपए है और खत्म कर देने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन मान लीजिए वो वस्तु, मान लीजिए कोई ए है, ए का मतलब कोई भी एक नाम रख दीजिए, टमाटर है, कपड़े है, कुछ भी रख दीजिए, चलिए ठीक है ना। तो कीमत मान लीजिए उसकी 4 रुपए है और परिवार में एक महीने में ए की 25 इकाइयों का उपभोग करता है। यानी एक महीने में वह ए जो मैंने कहा कपड़े है, ठीक है, ए बस तो कपड़ा हो गया, एक कपड़े की कीमत 4 रुपए हो गई और उस कपड़े को वो एक महीने में 25 बार उपभोग करता है, यानी 25 बार खरीदता है। तो अब यहां पर आप सोचिए कि जो वस्तु ए जिसका नाम दिया गया है उसकी कीमत 4 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो जाती है। तो यह परिवार उस वस्तु, यानी जिस वस्तु को वो खरीदता था पहले 25 बार खरीद लेता था, उपभोग कर लेता था कितने, 4 रुपए में, अब उसके रेट बढ़ के 5 रुपए या 6 रुपए हो गए हैं तो केवल वह 20 इकाइयों को उपभोग कर पाता है, यानी 20 बार उसको खरीद पाता है। ये होता है मुद्रा स्फीति। महंगाई बढ़ने पे आदमी अपने हाथ पैर सकेल लेते हैं, ठीक है। तो यह परिवार एक वस्तु की केवल 20 इकाई को उपभोग करने में सक्षम है। तो परिवार को वस्तु ए की प्रतिमाह 25 इकाइयों को
25 इकाई का उपभोग बनाए रखने के लिए 125 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब भाई जहां वो 25 इकाई का उपभोग करता था, क्योंकि 4 रुपए थे तो कर लेता था, लेकिन वहीं पर अब मान लीजिए 5 रुपए हो गए हैं और ये केवल 20 इकाई का उपभोग कर ही पाएगा, क्योंकि 1 रुपए बढ़ गए ना। तो 125 रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास तो 100 रुपए ही उसकी मंथली है। तो हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के साथ मुद्रा की एक इकाई पहले से कम मात्रा में सामान खरीद पाती है। तो दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, टमाटर 10 रुपए किलो है तो हम कहते हैं भैया 2 किलो दे दो, लेकिन टमाटर 60 रुपए 50 रुपए किलो होता तो हम कहते हैं भैया 1 किलो या आधा किलो ही देना, या पाव में आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? यही मुद्रास्फीति, यही महंगाई है। तो जो ऊपर उदाहरण दिया है, तो परिवार को उपभोग में केवल वस्तु शामिल है, लेकिन एक विशिष्ट परिवार के लिए उपभोग में कई प्रकार की वस्तुएं सेवाएं शामिल होती हैं, क्योंकि हम भाई डेली लाइफ के लिए खाते हैं, पीते हैं, कपड़े हैं, सामान है, किराना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर कुछ अन्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट हो जाए या एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से घरेलू उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता एक वस्तु के, लेकिन अगर सभी वस्तुओं में ये हो जाए तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मुद्रास्फीति के प्रभाव का पता लगाने के लिए हमें परिवार द्वारा उपयोग की जा रही सभी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखना, क्योंकि एक में अगर उतार चढ़ाव होता, मैंने कहा टमाटर, आप 4 सब्जियां लेने जाते हैं एक दिन में, प्याज भी लिया, आलू भी लिया, टमाटर भी लिया और भी कोई हरी सब्जी ले ली, उसमें सभी सब्जियों के रेट डेली की तरह है, 10 रुपए, 8 रुपए, ठीक है, 15 रुपए किलो। लेकिन एक सब्जी का रेट यदि बढ़ जाता है वहां पे, तो उसकी मात्रा क्वांटिटी हम कम कर देते हैं, मात्रा, ठीक है ना। तो उस मुद्रास्फीति यानी कि उस बढ़े हुए जिस वस्तु की कीमत बढ़ी है, तो उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, वस्तु की सॉरी तो जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसका एक वो मतलब कीमतों के स्तर पर परिवर्तन खोजते हैं। तो मुद्रास्फीति को परिभाषित करने से पहले हमें कीमत स्तर, उसके परिवर्तन अर्थ को समझने की आवश्यकता होगी। ठीक है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि यदि आप 4 सब्जियां लेते हैं, 4 सब्जियों में से एक के दाम बढ़ जाते हैं तो इतना फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन वो प्रयोग में अगर की जा रही है तो सभी वस्तु की कीमतों में बदलाव को देखना पड़ेगा। तो ये मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया मुद्रास्फीति क्या है, कीमत स्तर का मापन कैसे करते हैं। किसी उत्पाद की कीमत शब्द से परिचित है, क्योंकि हर एक कोई अगर वस्तु है तो उसकी कीमत होगी। तो कीमत स्तर शब्द से हमारा क्या तात्पर्य, कीमत तो हमें पता चल गया, लेकिन कीमत स्तर क्या है, तो दोनों के बीच क्या अंतर है और हम कीमत स्तर को कैसे मापेंगे, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम सरल शब्द में कह सकते हैं कि कीमत को उस दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जिस पर धन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो धन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है ना, वो कीमत स्तर कहलाता है। तो यह एक मुद्रा अर्थव्यवस्था में एक वस्तु या सेवाओं की एक इकाई को बेचने या खरीदने के लिए भुगतान की गई धनराशि होती है। तो कीमत स्तर क्या होता है, जब हम किसी वस्तु या सेवाओं की एक इकाई को बेचने या खरीदने के लिए जो पैसा हम देते हैं, जो मुद्रा हम देते हैं, जो कीमत हम देते हैं, भुगतान करते हैं, जो धनराशि देते हैं, वह कीमत स्तर कहलाता है। क्लियर, आगे बढ़े। कीमत स्तर शब्द एक समग्र अवधारणा है, ठीक है ना, और यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से संबंधित रखती, ठीक है। तो कीमत का संबंध किससे है, 2 चीजों से है, वस्तुओं और सेवाओं से, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, राइट, ओके। और हम किसी एक वस्तु की कीमत का उल्लेख नहीं करते, बल्कि एक सामान और सेवाओं के समूह के रूप में करते हैं, क्योंकि हम एक वस्तु यूज नहीं करते भाई, हम दिन भर में बहुत सारी वस्तुएं यूज करते हैं, बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे एक की कीमत का नहीं, बल्कि बहुत सारी वस्तुएं जो सामान और सेवाएं होती हैं उनकी यहाँ पे बात चल रही है। तो जब हम कीमत स्तर में बदलाव की बात करते हैं तो हमेशा वस्तुओं के एक समूह के संदर्भ में होती है, और वस्तुओं की कीमतें भिन्न होती है, इसलिए वस्तुओं के समूह की कीमत स्तर में बदलाव को मापने के लिए सूचकांकों का उपयोग करना होता है। भाई वस्तुएं यदि समूह में होंगे तो सीधी सी बात है कि उनके अलग अलग प्राइस होंगे। अब जब अलग अलग प्राइस होंगे, कीमतें भिन्न भिन्न होंगी, तो वहां पे वस्तुओं के समूह के कीमत स्तर में बदलाव होगा, और जब कीमत स्तर में बदलाव होगा तो उसको मापा जाता है, और मापने के लिए हम सूचकांक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमें कीमत सूचकांक का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सूचकांक क्या कहलाता है। कीमत स्तर समझ में आ गया,
कीमत स्तर का मापन कैसे करते हैं यदि क्वेश्चन आता है तो ये लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर सूचकांक के बारे में लिखिएगा, क्योंकि सूचकांक से ही आप कीमत स्तर का मापन करेंगे, यानी कीमत स्तर को मापा जाता है सूचकांक के माध्यम से। तो सूचकांक एक अवधारणा है जो हमें दो या अधिक समय अवधि में अलग अलग लेकिन संबंधित चर के समूह में परिवर्तनों की तुलना करने में सक्षम बनाती है। अब समझिएगा, जो दो या अधिक समय अवधि में, जो समय अवधि है वो दो से ज्यादा होनी चाहिए और अलग अलग हो, लेकिन संबंधित चर के समूह में, जो चर होते हैं उनके समूहों में परिवर्तन की तुलना करती है, परिवर्तन की तुलना करते हैं किससे? सूचकांक के माध्यम से। तो एक कीमत सूचकांक का उपयोग वस्तुओं के एक समूह की कीमतों के समान स्तर की परिवर्तन की तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब यहां पर कि समझ सकते हैं कि सूचकांक का उपयोग वस्तुओं के एक समूह की कीमत, क्योंकि मैंने कहा सूचकांक का उपयोग कहां पे किया जाता है? वस्तुओं के समूह में, वस्तु में नहीं, वस्तुओं के समूह में। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु जो एक समूह में होती है, मतलब उसमें 6, 7, 8 वस्तुएं हो सकती हैं, तो हर एक की कीमत प्राइस अलग अलग होती है। तो उन सभी का मापन जो है किससे किया जाता है? सूचकांक से। तो जब हम सूचकांक का उपयोग, यहाँ पर एक कीमत सूचकांक का उपयोग वस्तुओं के एक समूह की कीमतों के समान स्तर के परिवर्तन की तुलना करने के लिए करते हैं। तो एक कीमत सूचकांक समय के साथ प्राप्त कीमतों में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो जो अलग अलग कीमत होती है सभी वस्तुओं के, तो उनको यहाँ पे पता लगाया जाता है कीमत सूचकांक के माध्यम से। और एक विशेष अवधि जो होती है, जिसे आधार अवधि कहा जाता है, को 100 के बराबर माना जाता है, और अन्य अवधियों के लिए कीमत स्तर इस आधार को सापेक्ष व्यक्त। उदाहरण देख लेते हैं कि जब हम कहते हैं कि थोक कीमत सूचकांक पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि इसके संदर्भ में पिछले वर्ष के कीमत स्तर पर ले रहे हैं, यानी संदर्भ बिंदु 100। थोक कीमत सूचकांक पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है, और यहाँ पे शुरू में ही आपको बता दिया है कि एक विशेष अवधि को, आधार अवधि को 100 के बराबर माना जाता है। तो जो संदर्भ बिंदु है वो आपको 100 मिलेगा, और इसके संदर्भ में हम इस वर्ष कीमत स्तर के परिवर्तन को मापते हैं। ठीक है, तो किसी एक वस्तु का कीमत सापेक्ष आधार अवधि में उसकी कीमत से परिवर्तन कीमत का अनुपात है। तो जब एक वस्तु का कीमत सापेक्ष, ठीक है ना, उसकी अवधि में उसकी कीमत से परिवर्तन कीमत का अनुपात होता है, तो किसी दी गई वस्तु के लिए सबसे सरल कीमत सूचकांक इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कीमत सूचकांक को किस रूप में व्यक्त करते हैं? आई और टी और 0 = 100, PT अपॉन PO समझ लेते हैं। जहां ये PT है, ये और PO क्रम से मौजूदा समय में T और आधार अवधि 0, यानी कि T जो है वो आधार अवधि, ठीक है, सॉरी मौजूदा समय यानी टाइम हो गया, और आधार अवधि जो हो गया एक एवरेज, वो O हो गया, कीमतों को दर्शाने के लिए है। तो यदि 1 किलो आलू की कीमत 2017 में 8 रुपए से 2018 में 10 रुपए हो गई, यानी 2017 में, जैसे यहाँ पे था ना कि मान लीजिए कि पिछले साल जो है की तुलना में इस साल जो है कीमत सूचकांक बढ़ गया है। तो पिछले साल मान लीजिए 8 रुपए था और इस साल वही आलू की कीमत 10 रुपए हो गई है, तो इसका कीमत सूचकांक क्या होगा? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, कि मतलब एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कीमत सूचकांक को, तो आपको ऐसे उदाहरण देना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आई यानी ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ठीक है ना, तो ईयर हो गया, ईयर। तो 2017 2018 आपने लिख दिया, 2017 में कम था, 2018 में ज्यादा हो गया, ठीक है, तो दोनों की लिख दिया, = 100 कर दिया, क्योंकि 100 हमें लेना ही पड़ेगा, वो संदर्भ बिंदु है, क्योंकि वो कीमत ही वहां पे 100 के बराबर मानी जाती है विशेष अवधि को। तो हमने क्या कर दिया? ये 100 कर दिया, और फिर ऑब्लिक क्या कर दिया? यहाँ पे PT/PO कर दिया, यानी कि पिछले साल की प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा समय में T होगा, तो मौजूदा समय में कितना है? 10 रुपए है, और PO, O का मतलब होता है पिछला साल, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
8, पिछले साल 8 रुपए था, इस साल 10 रुपए है। तो अपान करना है, मतलब क्या होता है, इसमें भाग देना है, तो 125 आ जाएगा। तो यह सूचकांक वर्ष के दौरान 1 किलो आलू की कीमत में 25% की वृद्धि दर्शाई गई है, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में पुराने स्तर पर आलू का उपभोग को बनाए रखने के लिए आपको 25% अधिक धन की आवश्यकता होगी। तो ये होता है कीमत स्तर, ठीक है, सूचकांक के माध्यम से निकालना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब सूचकांक के प्रकार देख लेते हैं कि सूचकांक कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सूचकांकों के प्रकार देख लेते हैं। सूचकांक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जो इस उद्देश्य और रचनावत का निर्माण करते हैं। जहां तक कीमत सूचकांक का संबंध है, कीमत सूचकांक कितने प्रकार का होता है, तो 2 मुख्य प्रकार के कीमत सूचकांक होते हैं, ठीक है ना। अर्थात एक थोक कीमत सूचकांक होता है जिसे WPI, और दूसरा उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है, ठीक है। थोक का मतलब होलसेल में जो चीजें बिकती हैं, और दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं, खुला लेते हैं, ठीक है ना, उपभोक्ता, रिटेलर। तो CPI। तो दोनों मूल सूचकांकों में आई वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करने के मामले में अलग अलग है, ठीक है ना। तो वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्येक श्रेणी को दिए गए भार और कीमत, चाहे थोक हो या खुदरा हो, को ध्यान में रखा जाता है। तो सूचकांक के प्रकार, सूचकांक कितने तरह के हो गए, 2 तरह का, एक थोक कीमत सूचकांक, दूसरा उपभोक्ता कीमत सूचकांक या खुदरा कीमत सूचकांक भी कह सकते हैं आप। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं, समय और संसाधन की कमी के कारण पर विचार करना संभव नहीं है, तो सूचकांक एक प्रति दर्रा सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित की जाती है। और 2 कीमत सूचकांकों का संख्यात्मक मान सूचकांक में निर्माण में शामिल वस्तुओं, प्रत्येक वस्तु का भार और मूल सूचकांक के आधार पर वर्ष के अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार 2 कीमत सूचकांकों की तुलना करते समय हमें उपरोक्त कारकों का ध्यान में रखना चाहिए। तो थोक कीमत सूचकांक क्या होता है, WPI। थोक कीमत सूचकांक थोक वस्तुओं को के प्रतिनिधित्व वस्तु समूह की कीमत होती है, और यह सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बदलाव को मापता है, ठीक है ना। यानी कि थोक बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमत में जो बदलाव होता है, उसको मापने का काम क्या करता है, थोक कीमत सूचकांक। सॉरी, भारत में थोक कीमत सूचकांक को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और घरेलू बाजार में थोक बिक्री से पहले बिंदु पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। फिर उपयोग की जाने वाली कीमतें, प्राथमिक वस्तुओं के लिए थोक कीमत, ईंधन की वस्तुओं के लिए प्रशासनिक कीमतें, और निर्मित उत्पादों के लिए कारखानों से निकाली गई वस्तुओं की कीमतें हैं। समझिएगा, घरेलू बाजार में थोक बिक्री से पहले क्या होता है, कुछ आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जो हम उपयोग करने वाली वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमतें प्राथमिक वस्तुओं से ली जाती हैं, ठीक है। सॉरी, उपयोग की जाने वाली कीमतें प्राथमिक वस्तुओं के लिए थोक कीमत होती हैं, ठीक है। ईंधन की वस्तुओं के लिए प्रशासनिक कीमतें, और जो निर्मित की उत्पाद होते हैं उनके लिए कारखानों से निकाली गई वस्तुओं की कीमतें होती हैं। तो थोक कीमत सूचकांक का एक फायदा यह है कि इसका उपयोग जनवरी 1942 में शुरू का एक लंबा इतिहास है, और एक मुद्रास्फीति में दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करने के लिए उपयोगी होता है। और थोक कीमत सूचकांक कच्चे माल से लेकर तैयार विनिर्माण तक माल की विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित करता है। तो थोक कीमत सूचकांक की प्रमुख सीमा यह है कि सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं करता, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान होता है, ठीक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या है, तो यह कीमत सूचकांक सामान और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में समय के साथ बदलाव का मापन करता है। यानी समय के साथ सामान और सेवाओं की कीमत स्तर में जो बदलाव होते हैं, उनको उपभोक्ता कीमत सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है, और जो घरों में उपभोग के उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए जाते हैं। तो भारत में उपभोक्ता कीमत सूचकांक का व्यापक रूप से उपयोग किन कार्यों में किया जाता है, पहला, मुद्रास्फीति का एक बृहद आर्थिक संकेतक। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के उपकरण के रूप में। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के सूचकांक के लिए। सरकार द्वारा कीमत स्थिरता की निगरानी के लिए। राष्ट्रीय आय खातों के लिए, ठीक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और भारत सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा याद कर लीजिएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के किस कार्यों में उपयोग किया जाता है, तो आपको ये फिर लिखना होगा, ठीक है ना, राइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मुद्रास्फीति की परिभाषा। अब तो दे दिए, मुद्रास्फीति तो शुरू में ही बता दिए हैं, ठीक है ना। उतार चढ़ाव इसमें चलता रहता है, अल्पकालिक उतार चढ़ाव होता है कीमतों में, ठीक है ना। कीमत स्तर आज बढ़ जाता है तो कल गिर जाता है, ठीक है ना,
क्योंकि इसकी निरंतरता पर ध्यान दिया जाता है। तो मुद्रास्फीति को निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि की ओर एक प्रवृत्ति के रूप में, और विशेषण निरंतर ध्यान पर दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि कीमत स्तर आज बढ़ता है लेकिन कल गिरता है तो मुद्रास्फीति नहीं हो सकता है। मतलब यदि कीमत घटती बढ़ती रहती है डेली आज और कल के मामले में, तो उसे मुद्रास्फीति नहीं कह सकते, बल्कि कीमतों में केवल अल्पकालिक उतार चढ़ाव होता है। तो समान कीमत स्तर शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम समान कीमत स्तर कह सकते हैं कि आज रेट बढ़ा, कल रेट उतर गया, परसों फिर बढ़ा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ समय के दौरान कुछ जैसे कि सब्जी वगैरह डेली नीड्स जो वस्तुएं होती है उनमें जनरली यही देखा जाता है। तो कुछ समय के दौरान कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई और जबकि कुछ अन्य वास्तव में गिर सकती हैं। तो परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर इन कीमत का औसत स्थिर रह सकता है या नीचे भी जा सकता है, ठीक है, राइट। तो इस प्रकार यदि वस्तुओं के एक समूह की कीमत जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कुल मूल्य के छोटे से अंश का गठन करती है, में वृद्धि का अर्थ मुद्रास्फीति के रूप में नहीं हो सकता है। ऐसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव बहुत कम हो सकता है और सभी वस्तुओं के औसत कीमत स्तर को प्रभावित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति एक बृहद आर्थिक घटना और इसका संबंध किसी विशेष वस्तु की कीमत में वृद्धि या वस्तु के एक छोटे समूह से नहीं है। तो यदि हम कहें कि किसी एक वस्तु की कीमत आज बढ़ी और कल घट गई, तो हम ये नहीं कह सकते कि मुद्रास्फीति है, ठीक है ना। यानी कि यदि वस्तुओं के एक समूह में कीमत बढ़ती है तो ये अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है उसके मूल्य का एक छोटा सा अंश होता है, ठीक है ना। और वृद्धि का अर्थ ये नहीं होता है मुद्रास्फीति, हम वृद्धि के अर्थ को मुद्रास्फीति के इस रूप में नहीं देख सकते हैं कि किसी चीज के रेट बढ़ गए तो मुद्रास्फीति कहलाई, बल्कि ऐसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव बहुत कम हो सकता है, ठीक है ना। तो हम मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? मुद्रास्फीति एक बृहद आर्थिक घटना और इसका संबंध किसी विशेष वस्तु की कीमत में वृद्धि या वस्तुओं के एक छोटे समूह से नहीं है, राइट। यानी वह जो वृद्धि होती है वस्तुओं में वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, दीर्घकालिक होती है, ठीक है। आया समझ में? मुद्रास्फीति तो हम शुरू भी पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे तो मध्यम मुद्रास्फीति होती है, यानी जब समान कीमत स्तर धीरे धीरे लेकिन निरंतर रूप से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसे मध्यम मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे बढ़ना, कीमत बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे। तीव्र मुद्रास्फीति निरंतर सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की उच्च दर को तीव्र मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें जो वृद्धि होती है वो तेजी से होती है, ठीक है, ओके। अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जहां कीमत वृद्धि बहुत तेज होती है और ये तेजी से स्थानीय मुद्रा के वास्तविक मूल्य को मिटा देती है और निवासियों को स्थानीय धन के स्वामित्व को कम करने के लिए मजबूर करती है। और आमतौर पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो युद्धों और उनके बाद होने वाले सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल या अन्य संकट का सामना कर रही होती है। और इस स्थितियों में सरकार द्वारा निवासियों पर कर लगाना बहुत मुश्किल होता है और जिसके कारण सरकार को घाटा होता है और सरकार को मुख्य रूप से कराधान उधार लेने के बजाय उन्हें मुद्रा सृजन के माध्यम से पूरा करना होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है अति मुद्रास्फीति, ठीक है ना, कि जहां कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि होती है या तेजी से स्थानीय मुद्रा में वास्तविक मूल्य को मिटाती है। हम समझ सकते हैं इसको, हम ये कह सकते हैं कि आप पैसे बचा के यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि आपको पैसे अपने खर्च ही करने पड़ेंगे। और ये खास तौर पे तब होता है जब देश में कुछ ऐसी आपातकालीन घटनाएं हो जाती हैं राजनीति के सामाजिक दृष्टि में या युद्ध वगैरह हो जाता है। तो इन स्थितियों में सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, सामानों को महंगा कर देती है, तो वो क्या होगा, वो टैक्स नहीं लगा पाएगी, ठीक है। तो सरकार को घाटा यहाँ पे होता है और सरकार को मुख्य रूप से कराधान उधार लेने के बजाय उसे मुद्रा सृजन के माध्यम से पूरा करना पड़ता है। तो अति मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। कई देशों में अति मुद्रास्फीति के कई उदाहरण देखने को मिले। 1980 के दशक में ब्राजील में अति मुद्रास्फीति थी, ठीक है। जिम्बाब्वे में भी 2008-9 में थी, जहां कीमतें एक दिन के अगले दिन तक लगभग दोगुनी हो गई थी। तो कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जनता अपने धन को अपने पास मुद्रा के रूप में रखने की बजाय उसे अपने भोजन और दूसरी आवश्यकताओं पर खर्च करती है, क्योंकि पैसे का मूल्य तेजी से कम हो रहा होता है। तो मुद्रास्फीति कहलाती, ठीक है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन कहलाता है। महंगाई भी कह सकते हैं, मुद्रा प्रसार भी कह सकते हैं। अब स्फीति क्या होती है?
अविस्फीति एक ऐसी स्थिति है जहां कीमतें लगातार गिरती हैं, ठीक है, या उनसे गिरने की प्रवृत्ति होती है। तब ये उत्पन्न होता है जब कुल मांग मांग कुल आपूर्ति से कम हो। यानी पैदावार बहुत हो रही है, उत्पादन बहुत हो रहा है, लेकिन डिमांड उस चीज की नहीं है, और जब डिमांड नहीं है तो कोई खरीदेगा नहीं, और जब खरीदेगा नहीं तो बिक्री ही नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो कीमतें क्या होंगी, लगातार गिरेंगी, ठीक है, तो वो अविस्थित कहलाती है। और इस प्रकार की अविस्फीति जो होती है उत्पादन में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों के समान धीमा होने की विशेषता होती है, ठीक है ना। यानी कि महामंदी के एक तीव्र अविस्फीति का उदाहरण है जब कीमतें अचानक से गिर गई पूंजीवादी देशों में, और बेरोजगारी बहुत उच्च पर बढ़ गई, और इन देशों की सकल घरेलू उत्पाद तेजी से गिर गया है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, अविस्फीति कहलाती है। खतरनाक है क्योंकि यह ऋण के वास्तविक कीमत को बढ़ा देती है, ठीक है, खासकर अगर अविस्फीति अप्रत्याशित हो, यानी अचानक आ जाए, तो क्योंकि कीमतें इसमें गिरती रहती है, जब कीमतें गिरती रहती है तो अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब और देख लेते हैं। शायद आई थिंक यूनिट आपकी फिनिश्ड हो चुकी है। जी हाँ, ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई। मुद्रास्फीति देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। मुद्रास्फीति के कारण और प्रभाव इसी में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मुद्रास्फीति के कारण देख लेते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिनसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति क्या है हम उसको पढ़ चुके हैं, तो उसको दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मुद्रास्फीति के दो प्रकार है, ठीक है, दो यहाँ पे प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। मांग जनित या मांग पक्ष मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित या आपूर्ति मुद्रास्फीति। आप इसे कह सकते हैं मांग पक्ष मुद्रास्फीति, और दूसरा कह सकते हैं आपूर्ति, क्योंकि जब मांग होगी तभी किसी चीज की आपूर्ति होगी, यानी सप्लाई होगी, ठीक है, डिमांड प्लस सप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति यानी डिमांड, जो कारक कुल मांग में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। कुल मांग में वृद्धि करते हैं मतलब जब कुल आपूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो जो कारक कुल मांग में वृद्धि करते हैं और मांग पक्ष या मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पे मांग ज्यादा होती है, और मांग जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब कुल मांग उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल आपूर्ति से अधिक हो। यानी कि जितना उत्पादन हो रहा है और उत्पादन के बाद भी मांग उससे ज्यादा हो रही है, मतलब इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब कुल आपूर्ति से ज्यादा कुल मांग उत्पादन हो तो उसे क्या बोलते हैं, मांग जनित आपूर्ति बोलते हैं। तो कुल मांग C प्लस 1 प्लस G और उत्पादन के पूर्ण स्वराज स्तर के बीच संबंध को मुद्रास्फीति का कारण माना जाता है, ठीक है। तो उपभोग में वृद्धि यानी आय में वृद्धि, बचत में कमी या कर की दर में कमी होती है, ठीक है। निवेश यानी ब्याज दर में कमी के कारण और होने पर कुल मांग में वृद्धि होती है, ठीक है ना। यानी मांग में वृद्धि होना, डिमांड का बढ़ जाना। डिमांड कब बढ़ता है, जब निवेश की दर में यानी ब्याज की दर में कमी होती है। जब ब्याज की दर में कमी होगी तो हमें ऋण कम लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हम ऋण ज्यादा लेते हैं। जब ऋण ज्यादा लेते हैं तो मांग वहां पर बढ़ जाता है, ठीक है ना। व्यापार भावनाओं में सरकारी व्यय में वृद्धि, तो ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है मांग जनित मुद्रास्फीति, जो कि यहाँ पे देखिए मांग जनित मुद्रास्फीति को समझाया गया है, ठीक है ना। ओके, अब और देख लेते हैं। अब ये जो वक्र दिया है इसको यहाँ पे समझाया गया है, तो ये तो मैं नहीं समझा सकती हूँ आपको, ठीक है, पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति क्या होती है, तो आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति जो है, जैसे आपूर्ति पक्ष कारक हो गए। आपूर्ति पक्ष कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे मजदूरी दर में वृद्धि या कच्चे माल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, तो इस वृद्धि को मुद्रास्फीति का मूल कारण यानी अप्रत्याशित या आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति का मूल कारण मानते हैं, ठीक है ना। तो कीमत जनित मुद्रास्फीति को आमतौर पर मजदूरी मुद्रास्फीति प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मजदूरी उत्पादन की कुल कीमत का एक बड़ा हिस्सा होता है, और शक्तिशाली और डाकू ट्रेड यूनियन अक्सर उच्च मजदूरी के लिए सौदेबाजी करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए, ठीक है। ओके, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत क्या है, परिमाण सिद्धांत, परिमाण सिद्धांत, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसे इसके माध्यम से समझाया गया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, जहां वक्र उसकी बात आती है ना, ओके, वहां पे हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है, ठीक है ना, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मुद्रास्फीति मुद्रा की कीमत को कम करती है, ठीक है ना।
क्यों कीमत कम होती है? क्योंकि जब महंगाई बढ़ जाएगी तो भाई हम कोई चीज खरीदेंगे ही नहीं, और जब खरीदेंगे ही नहीं तो पैसा हमारे पास वैसे के वैसे पड़ा है, और जब पैसा हमारे पास पड़ा है तो उसकी कीमत कम है। ठीक है। और जिससे क्रय शक्ति का क्षरण होता है, यानी हम कोई चीज खरीद ही नहीं पाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की नाम मात्र आय मुद्रास्फीति की दर से अधिक दर से बढ़ रही है, ठीक है, जो वास्तविक मुद्रा उसके पास रखी है, नाम मात्र की आय, सिर्फ नाम मात्र होता है, नाम के लिए जो आय रखी है, जिसे हम खर्च नहीं करते, वो नाम मात्र की आय हो गई। ठीक है। मुद्रास्फीति की दर से अधिक दर से बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम कुछ खरीद नहीं रहे हैं, पैसे घर में रखे हैं और हर मंथ में हमको पैसे मिलते जा रहे हैं, तो वो भी तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि हम खर्च नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वास्तविक आय यानी कीमत स्तर से विभाजित नाम मात्र आय बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति की नाम मात्र आय मुद्रास्फीति की दर से कम पर बढ़ रही है तो उसकी वास्तविक आय घट जाएगी। जस्ट अपोजिट होगा, इतना समझ लीजिए। नाम मात्र आय यदि मुद्रास्फीति की दर से अधिक है तो उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी, और दूसरी ओर किसी व्यक्ति की नाम मात्र आय मुद्रास्फीति की दर से कम दर पर बढ़ रही है, ठीक है ना, यदि अधिक दर पर बढ़ रही है तो वास्तविक आय बढ़ जाएगी, और यदि नाम मात्र आय कम दर पर बढ़ रही है मुद्रास्फीति से तो उसकी वास्तविक आय घट जाएगी। ठीक है ना, यानी मुद्रा की दर से बढ़ रही है तो बढ़ जाएगी, और यहाँ पे मुद्रा की स्फीति की दर से कम पड़ रही है तो वास्तविक आय भी कम पड़ जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मुद्रास्फीति का प्रभाव कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो मोटे तौर पर समाज में दो आर्थिक समूह होते हैं, एक निश्चित आय समूह, दूसरा परिवर्तनीय आय समूह। निश्चित आय समूह आमतौर पर मुद्रास्फीति के साथ अपनी वास्तविक आय में गिरावट से पीड़ित होता है। ठीक है, जिसकी निश्चित आय का मतलब जिसकी एक फिक्स आय होती है, इनकम होती है। ठीक है, फिक्स इनकम होती है। और दूसरे परिवर्तित आय वाले लोग जिनकी इनकम चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, उद्योगपति, व्यापारी, अचल संपत्ति धारक, सट्टेबाज लोग होते हैं, तो बढ़ती कीमतों के दौरान इनको लाभ होता है। तो सामान्यतः मुद्रास्फीति से समाज का कौन सा आय वर्ग लाभ या हानि प्राप्त करता है? मतलब अब मन में क्वेश्चन उठता है ना कि भाई समाज में फिर अगर मुद्रास्फीति हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो किस समाज को जो है लाभ मिलेगा और किस समाज को हानि मिलेगा? तो जो यहाँ पर व्यापारी हैं, उद्योगपति है, सट्टेबाज लोग हैं, इनको लाभ होगा, लेकिन जो सामान्य जनता है, गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पे नुकसान होगा। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन मुद्रास्फीति का अनुमान लगाता है कि कौन नहीं। जो लोग मुद्रास्फीति का सही अनुमान लगाते हैं अपनी वर्तमान आय, उधार और उधार गतिविधियों को समायोजित कर लेते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को, मुख्य रूप से गरीब जो लोग होते हैं, नकदी रखने की आदत है, यहाँ तक कि उन्हें उच्च मुद्रास्फीति के दौरान भी ऐसा ही करते हैं वो। और मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का कीमत कम हो जाता है, यह नकदी रखने से जुड़ी कीमत होती। ठीक है ना, समझ में आया ना? मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की कीमत क्यों कम हो जाता है? क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो हम वस्तु को खरीदते ही नहीं है, बल्कि पैसा अपने पास रखते हैं। ठीक है। तो ऐसी सुविधा के लिए लागत को अक्सर मुद्रास्फीति कर कहा जाता है। सरकार को दिया जाने वाला वास्तविक कानूनी कर नहीं है, बल्कि उच्च मुद्रास्फीति के समय नकदी रखने के लिए दंड को संबंधित करता है। मतलब जब हम लागत, जो मुद्रास्फीति कर किसे कहते हैं, यानी जब हम पैसे को अपने पास रखते हैं, जो लागत होती है, उसको मुद्रास्फीति कर कहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को जो हम वास्तविक रूप में कानूनी कर नहीं है जो हम देते हैं पैसे, बल्कि जो मुद्रास्फीति के समय हम नकदी अपने पास रखते हैं, हम खर्च नहीं करते हैं, हम कुछ सामान नहीं खरीदते हैं, सिर्फ नकदी को बढ़ाते जाते हैं, तो दंड के रूप में दिया जाता है। मान लीजिए आपके नगद 1000 में और मुद्रास्फीति की दर 10% है। आपके पास नगद 1000 रुपए हैं, अब मुद्रास्फीति बढ़ के 10% हो गई, तो 1 वर्ष के बाद आपके पास रखी नकदी समान ही होगी, अर्थात 1000 रुपए, जबकि मुद्रा की क्रय शक्ति में 10% की कमी होगी, अर्थात जो वस्तुएं 100 रुपए में उपलब्ध थी उनकी कीमत 1 साल बाद 110 होगी। तो इस प्रकार आपके पास मौजूद नकदी की क्रय शक्ति आज की कीमत में केवल 900 रह जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मुद्रास्फीति का प्रभाव। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें इतना ही लेते हैं ना। अब स्फीति की कीमत क्या होती है, तो वो भी वही है, जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिएगा अब स्फीति। ठीक है ना, राइट। अब इसमें क्या कुछ रह गया? नहीं रह गया। और ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई है। लिफिक्स वक्र, लिफिक्स वक्र क्या कहलाता है, इसको भी लगे हाथ इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है ना, लिफिक्स वक्र बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी की स्वाभाविक दर क्या है, ये थोड़ा देख लेंगे, और लिफिक्स वर्ग देख लेते हैं। तो एक ही वीडियो में इसको हम कर देते हैं, ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा ये क्या रहे, आसान रहे। ठीक है ना, ओके, चलिए।
अब हमने मुद्रास्फीति को पढ़ा, तो मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु व सेवाओं की कीमतों में समान और सतत वृद्धि देखी जाती है, ठीक है। और जब जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है, यानी जब जब कीमत स्तर में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है, तो मुद्रा यानी मनी के मान में ह्रास होता है, यानी मनी की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। और परिवार की जो क्रय शक्ति यानी सामान को खरीदने की शक्ति होती है उसमें भी गिरावट देखी जाती है। जनरली सामान खरीदते नहीं है, वस्तुओं सेवाओं का क्रय नहीं करते, बाय नहीं करते उसे। तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि विनिमय दर को भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और इसके मूल में मांग व आपूर्ति से जुड़े अनेक कारण होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मुद्रास्फीति को दो वर्गों में रखकर देखा जा सकता है, मांग में वृद्धि के कारण जन्मी, और लागत जन उत्पादन लागत में वृद्धि से जन्मी, जो जस्ट अभी ऊपर हम देख के आ रहे हैं। तो मुद्रास्फीति से अलग भिन्न एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है बेरोजगारी या बेकारी, और यह लोगों के आर्थिक निहितार्थ दर्शाती है। मतलब बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है, प्रचलित वेतन पर रोजगार पाने में विफल रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति काम पाने का इच्छुक है, वो चाहता है कि उसे काम मिले, लेकिन काम नहीं मिल पाता है उसे, मतलब प्रचलित वेतन पर, मतलब उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। प्रचलित वेतन का मतलब रोजगार नहीं मिल पाता है, रोजगार मिलेगा उसे पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगी, नहीं मिल पाता है तो नहीं मिलेगा, तो उस प्रचलित वेतन को पाने में असफल रहता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, न सिर्फ परिवार की आय शून्य हो जाती है, बल्कि व्यक्ति की मनोदशा भी गिर जाती है, हीन भावना आ जाती है। बेरोजगार जो होता है तो उसमें हीन भावना तो आती है, कोई जॉब नहीं कर पा रहा वो अपने आप में, इतनी डिग्री इतने पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है। तो सामूहिक स्तर पर इसके परिणाम स्वरूप बहुमूल्य मानव संसाधन की हानि होती है, यानी कि बेरोजगार लोगों की सेवाएं, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में लाभकारिता के साथ उपयोग की जा सकती है। वस्तुतः मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को समाज की दो आवश्यक बुराइयां माना जाता है, ठीक है। अब बेरोजगार जो लोग होते हैं, नॉर्मल जब मुद्रा अस्फीति होती है तब वो कोई चीज नहीं खरीद पाते हैं, तो मुद्रास्फीति में तो और भी चीज नहीं खरीद पाएंगे। खरीद पाएंगे क्या, जब वो और महंगी हो जाएगी, नहीं खरीद पाएंगे। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के सामाजिक निहितार्थ बहरहाल अधिक गंभीर है। समस्याएं किसी भी देश के सामाजिक तनाव, राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जाते हैं, राजनीति को अस्थिरता की ओर ले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का क्या संबंध है। यदि क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर यही लिखना है, बेरोजगारी आता है तो यही लिखना है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध एक लंबे समय से रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक क्षेत्र को मौद्रिक क्षेत्र स्वतंत्र रखे जाने के पक्षधर थे अर्थशास्त्री, और बेरोजगारी एक वास्तविक चर है, ठीक है। और जो अर्थशास्त्री है वो मानते हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच किसी संबंध की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मुद्रा आपूर्ति में कोई भी वृद्धि उत्पादन स्तर को अपरिवर्तित रहने देकर कीमत स्तर में वृद्धि की ओर अग्रसर करती है, और वेतन दर में लोच की अवधारणा ने किसी व्यक्ति को रोजगार रहने की संभावना को नियम विरुद्ध घोषित किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए, कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो एक अस्थायी विषय है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आज बेरोजगार है वो कल भी बेरोजगार रहे, ठीक है ना, उसको जॉब मिल सकता है। उसी तरह से मुद्रास्फीति जो है वो भी एक अस्थायी है। जरूरी नहीं कि आज मुद्रास्फीति है तो कल जो है मुद्रास्फीति कल परसों या 1 साल 2 साल तक रहे, वो कभी ना कभी तो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो ब्याज दर में गिरावट देखी जाती है, और निम्न ब्याज दर निवेश में वृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। यानी मुद्रा आपूर्ति जब बढ़ती है, मनी को जब ज्यादा स्पेंड करते हैं तो जनरली ब्याज दर में गिरावट देखी जाती है। जब निम्न ब्याज दर होती है तो निवेश जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक यदि हमसे पैसा कम लेगा, हम निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ब्याज दर कम होने पे हम इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, और हम क्या करते हैं, ब्याज भी ज्यादा लेते हैं। तो निवेश में वृद्धि रोजगार और उत्पादन में वृद्धि की ओर ले जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरोजगारी के प्रकार भी होते हैं, देख लेते हैं भाई। कौन कौन से, इतना इंपॉर्टेंट प्रकार तो नहीं है। रोजगार परक व्यक्ति से हमारा अभिप्राय होता है कि वे लोग जो कोई सेवारत कार्य करते हैं, सवेतन कार्य करते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें गृहिणियां शामिल नहीं है भाई, हम लोग को तो पैसे नहीं मिलते हैं। मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं ना। तो
जो सवेतन कार्य करते हैं वो रोजगार प्राप्त यानी रोजगार व्यक्ति कहलाते हैं, और वो जो नौकरी करते हैं। तो दूसरी ओर बेरोजगार या बेकार एक ऐसे लोगों की श्रेणी जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता है बल्कि सक्रिय रूप से काम तलाश रहे होते हैं। तो बेरोजगारी पर विचार करते समय हम उन लोगों को नहीं लेते जो श्रम बल में नहीं गिने जाते। तो बेरोजगारी दर को हम बेरोजगार संख्या भाग कर कुल श्रम बल के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, बेरोजगारी को 3 प्रकार होते हैं, प्रतिरोधात्मक, संरचनात्मक और चक्रीय। इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिरोधात्मक का मतलब होता है कि लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरा पकड़ लेते हैं और कई बार नौकरी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, कोई और नौकरी मिलने तक कर्मी बेकार ही रहता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, प्रतिरोधात्मक हो जाता है। ठीक है, संरचनात्मक क्या होता है, रोजगार की विभिन्न प्रकार की नौकरी हेतु आपूर्ति और मांग के बीच उचित मेल ना होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी मान लीजिए कि डिमांड है एमबीए लोगों की और एमबीए लोग कम है। डिमांड है एमबीए करने हुए लोगों की, लेकिन एमबीए करे हुए लोग हैं तो उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो क्या होगा, मेल इसमें उचित नहीं हो रहा है। तो हाल के वर्षों में भारत में नौकरियों की तलाश कर रहे इंजीनियर और प्रबंधक पेशेवरों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक रही है। पोस्ट कम होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तकनीकी योग्यता संपन्न अनेक लोग निम्न योग्यता चाहने वाली नौकरियों का विकल्प चुन रहे हैं। उनके पास बहुत सारी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो कम क्वालिफिकेशन वाली भी जॉब कर रहे हैं वो। ठीक है ना, राइट। चक्री, यह बेरोजगारी का कुल मांग में उतार चढ़ाव के कारण जन्म लेता है। मतलब जब कुल मांग घटती है तो श्रमिकों की मांग में गिरावट और बेरोजगारी में परिणाम स्वरूप वृद्धि देखी जाती है। और जब अर्थव्यवस्था में कोई समान उछाल होता है तो श्रमिकों की मांग बढ़ा देता है और बेरोजगारी में कमी ले आता है। ठीक है, तो इस प्रकार चक्री बेरोजगारी समर्थक चक्र समर्थक होती है। 3 तरह की हमने क्या देख लिया, बेरोजगारी देख लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो हम एक फिलिप्स वक्र देख लेते हैं। है तो वक्र ही, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फिलिप्स वक्र। ठीक है, ओके। ए डब्ल्यू फिलिप्स के नाम पर है ये वक्र। ठीक है, तो ये क्या है, ए डब्ल्यू फिलिप्स के नाम पर प्रचलित फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध की व्याख्या करता। ओहो, ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो 1958 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के तत्कालिक प्रोफेसर फिलिप्स ने वर्ष 1961-57 के मध्य में यूनाइटेड किंगडम में बेरोजगारी की दर और मौद्रिक वेतन दर में वृद्धि की दर संबंधी एक आंकड़े एकत्र किए और उनके बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो संबंध कैसा उन्होंने किया था, उन्होंने देखिए W=A-BU। अब यहाँ पे ये क्या है, इसको समझ लेते हैं, समझिएगा, मैं समझा दूंगी। उन्होंने कहा W का मतलब वेल्थ यानी मनी, यानी कि यहाँ पे हो गया वेतन। ठीक है, तो वेतन वृद्धि दर है जो बढ़ रही है। ए और बी अचर है, ए और ये बी, ए और बी अचर है, और यू जो है वो बेरोजगारी की दर है। ठीक है, तो फिलिप्स ने पाया कि इस के साथ बेरोजगारी की निम्न दर वेतन की वृद्धि की उच्च दर से संबंध होती है। यानी बेरोजगारी जब निम्न होती है, ठीक है, कम होती है, तो वेतन वृद्धि की दर ज्यादा उच्च होती है। ठीक है, और W और U के बीच एक स्थिर और ऋणात्मक संबंध होता है। W और U के बीच में, ठीक है, ऋणात्मक स्थिर होता है और ऋणात्मक भी संबंध होता है। तो फिलिप्स द्वारा इन परिणामों के प्रकाशन के पश्चात अनेक अर्थशास्त्रियों ने उनका अनुसरण कर लिया। ठीक है, और यह सिद्ध भी हुआ कि बढ़ता वेतन दर और बढ़ती कीमत स्तर के बीच एक स्थायी संबंध होता है, और इसके कुछ अर्थशास्त्री फिलिप्स द्वारा आकलित सरल समीकरण को परिष्कृत करने लगे और वेतन दर वृद्धि के स्थान पर मुद्रास्फीति यानी कीमतों में वृद्धि दर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हुए। तो ये जो फार्मूला है ना, समीकरण, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, W=A-BU। ठीक है, और इसे इतना जो ये यहाँ पे दिया हुआ है इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे लग रहा है कि फिलिप्स वक्र वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, राइट। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रकार परिणाम का नीति निहितार्थ अद्भुत था। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, कोई भी अर्थव्यवस्था निम्न मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दोनों एक साथ नहीं दर्शा सकती है। ठीक है ना,
या तो मुद्रा मतलब कि या तो मुद्रास्फीति जो होती है वो ज्यादा होगी तो बेरोजगारी कम होगी, और बेरोजगारी कम होगी तो मुद्रास्फीति ज्यादा होगी। एक साथ दोनों को सेम में नहीं रख सकते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी काबू में करने के लिए, बेरोजगारी को काबू में करने के लिए वेतन वृद्धि की उच्चतर दर और उसका विलोम सहन करना ही पड़ता है। तो फिलिप्स वक्र किसी भी सरकार का विवेकाधीन स्थिरीकरण नीति को उचित ठहराता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसे थोड़ा सा, ठीक है ना। फिलिप्स का वक्र, मुद्रास्फीति दर, ओके इसे देख लीजिएगा, ये है फिलिप्स वक्र। ठीक है, ये मुद्रास्फीति दर हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, बेरोजगारी हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये यहाँ पे दिया है कि मुद्रास्फीति दर I1 और बेरोजगारी दर U1 के साथ बिंदु ए पर सक्रिय है। बिंदु ए ये है, तो U1 और I1 ये ए पर है। ठीक है, और इसी तरह से यदि सरकार बेरोजगारी की दर घटाकर U2 पर लाना चाहे, यानी कि U2 जो है और बेरोजगारी की दर यहाँ से घटाकर यहाँ पर लाना चाहेगी, तो अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति की कोई उच्चतर दर सहनी पड़ सकती है। ठीक है, तो मुद्रा दर की ये उच्चतर हो गई, ये मुद्रा दर की ये स्थिति हो गई उच्चतर। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो फिलिप्स वक्र वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे देख लीजिएगा आप। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेरोजगारी की स्वाभाविक दर, अब इसे नहीं देखेंगे, हमने जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया। ठीक है, अर्थशास्त्र में प्रत्याशाएं क्या है, इसको भी छोड़ देते हैं। आई एम टायर्ड, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, तो आई थिंक इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, यदि थ्योरी आती है, थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, वक्र वक्र तो देखिए नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, यदि फिलिप्स का कोई भी वक्र पूछता है तो आपको यही लिख देना है, फिलिप्स वक्र आता है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे यही आंसर लिख देना है। तो ये यूनिट ही हमने आपका जो है, ये ब्लॉक जो है ये हमने फिनिश्ड कर दिया। तो आज हमने क्या लिया था, ब्लॉक लिया था आपका 3, मुद्रास्फीति, संकल्पना, प्रकार एवं मापन, फिर मुद्रास्फीति, महंगाई, सभी चीजें हमने इसमें देख ली। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए फिर, टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।